गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी जोन में। दोस्तों कि जैसा कि जान रहे हैं आप लोग, हमारा सीटेट का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है दोस्तों। और आज हमारा 8th नंबर का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। और अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, जो लोग भी नहीं हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे। तो दोस्तों लेव वाइगोत्स्की के समाज संरचना के सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते बोल रहा है। इस तरह से आप किसको मतलब कि अधिक वरीयता देंगे इन चारों ऑप्शंस में से। सहयोगी प्रोजेक्ट, मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, सहयोगी प्रोजेक्ट, ठीक है, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए नीचे सॉल्यूशन में क्या दिया है कि लेव जो क्या करते हैं, सिमनोविच वाइगोत्स्की का सामाजिक दृष्टिकोण संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। वाइगोत्स्की के सिद्धांतानुसार अधिगम विकास सांस्कृतिक व सामाजिक वातावरण की मध्यस्थता के साथ चलते हैं। इनका सिद्धांत सामाजिक निर्मितवाद है। वाइगोत्स्की के इन शब्दों से यह और भी स्पष्ट होता है कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। अतः एक शिक्षक होने के नाते बच्चों के आकलन के लिए सहयोगी विधि को ही वरीयता देंगे। और ये साफ साफ कहा गया है दोस्तों कि जो भी यानी सहयोग से जो शिक्षा मिलती है वही इसी को वरीयता दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू क्या है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है। तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की कौन सी विशेषता है दोस्तों, तो वह आक्रामक और कुटित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, ठीक है। वह रस्मी व्यवहार करता है, जैसे हाथ थपथपाना, ढोलना आदि, ठीक है। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होंगी तो वह क्या होगा दोस्तों, अपने आप को कम प्रेरित, अपने आप को मतलब उब जाएगा, जैसे लगेगा उसको कुछ मतलब उसके सामने कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जिससे वह क्या हो कि आगे की बढ़ने के लिए क्या करे, सोच सके, जिससे इंटरटेन हो, आगे बढ़ने की उसका उत्सुकता जो है कि उसके अंदर नहीं जगेगी, ठीक है। तो वह क्या हो जाएगा, उब जाएगा और सुस्त महसूस करने लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है। दोस्तों विद्यार्थियों में संप्रत्ययात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए बोल रहा है। पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। याद रख करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। दोस्तों ये सबसे पॉजिटिव और अच्छा ऑप्शन लग रहा है। फिर भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब तक विद्यार्थियों में वांछित संप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। दंड का उपयोग करना, ठीक है, दंड का उपयोग करना, यानी कि अगर जब तक विद्यार्थी संप्रत्याय परिवर्तन नहीं कर लेता है तो उसको दंड देना है, जो कि क्या है, सही नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला भी है दोस्तों, सॉल्यूशन में देखिए, संप्रत्यय का अर्थ होता है देखना, अवबोधन करना, समझना, अंतर्निहित करना अथवा जानना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो क्या बोला है दोस्तों, सिर पदाभिमुख यानी कि सिर से पद की ओर, यानी पद यानी कि पैर की तरफ। तो इसमें क्या है दोस्तों, देखिए ऑप्शन है सिर से पैर की ओर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि विकास जो है इस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। चलिए इसमें देखिए दोस्तों, इसमें बोला भी है कि सिर पदानुक्रमित दिशा सिद्धांत से अभिप्राय है कि विकास सिर से पैर की ओर होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों क्या है कि भाषा
विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है दोस्तों? जन्म पूर्व का समय, मध्य बचपन का समय, वयस्का का अवस्था या प्रारंभिक बचपन का अवस्था। तो भाषा विकास के लिए बोल रहा है दोस्तों, यानी कि भाषा जो आप सीख रहे हैं बोलने के लिए, उस समय वो कौन सी अवस्था है दोस्तों सबसे संवेदनशील है, सबसे महत्वपूर्ण है, जिस समय आप भाषा का क्या करते हैं? विकास करते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी प्रारंभिक बचपन का समय जो रहता है दोस्तों, जब आप बोलना शुरू करते हैं, ठीक है, किसी भाषा के बारे में, जैसे आप घर परिवार में रहते हैं तो आपके यहाँ जो भी भाषाएं बोली जाती हैं उसको आप जल्दी ही क्या कर लेते हैं? सीख लेते हैं। तो उस समय का समय जो रहता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें बोल रहा है दोस्तों कि एक 6 वर्ष की लड़की खेल कूद में असाधारण योग्यता का प्रदर्शन करती है। यानी कि लड़की जो है खेल कूद में असाधारण, यानी कि जितना उसको करना चाहिए उससे शायद अधिक करती है। तो उसके माता पिता दोनों ही क्या हैं? खिलाड़ी हैं। उसे नित्य प्रशिक्षण प्राप्त करने भेजते हैं और सप्ताहांत में उसे परीक्षण देते हैं। बहुत संभव है कि उसकी क्षमताएं निम्नलिखित दोनों के बीच परस्पर प्रतिक्रिया का परिणाम होंगी। तो ये किस पे निर्भर करता है दोस्तों? तो आनुवंशिकता और पर्यावरण, वृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्राधिकरण, प्रशिक्षण, अनुशासन और पौष्टिकता। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो हमेशा ही आनुवंशिकता और पर्यावरण, ऐसे अगर क्वेश्चन में अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो इसका जो हो जाए आप आँख बंद करके भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, बाकी का जो इसका सॉल्यूशन है, ठीक है, इसको ब्रीफली आप आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है दोस्तों कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है? इसमें बोल रहा है तो लेव वाइगोत्स्की ने क्या दिया था? SCL आप लोग हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, हमेशा सोशल से, कल्चर से और लैंग्वेज, ये 3 चीज़ों के बारे में अगर कहाँ जहाँ भी आ जाता है उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है पॉजिटिव, ठीक है, और उनसे रिलेटेड ये तीनों किसी से भी रिलेटेड अगर कोई भी ऑप्शन में, तो उसको आप आँख बंद के टिक कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए सामाजिक की बात की गई है और सामाजिक अनुक्रिया, इसमें सेकंड ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी का रहा आपका ये, ठीक है, इसको पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके लिए दोस्तों? किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। यानी दूसरे के लिए बोला गया है दोस्तों। और ये कब होता है? दिया दंड, अज्ञानता अनुकूलन, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो ये किसके लिए है दोस्तों? इसमें बोला यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, यानी ये अच्छा होने के लिए ऐसा साथ बोल रहा है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा अच्छी लड़की अच्छा लड़का के लिए। ठीक है, इससे साफ साफ ये मतलब दर्शाता है दोस्तों, इस जो बोल रहा है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। कब करेंगे? जब आप अच्छा काम करेंगे। ठीक है, तो अच्छा लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन के अनुसार ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? बोला दोस्तों कि जीन पियाजे के अनुसार बताना है कि अधिगम के लिए कौन सा आवश्यक है। तो दो बोल रहा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन। इसमें जो आपका क्या होगा दोस्तों? तो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हमेशा एक किस पे जोर देना है दोस्तों? सक्रिय। सक्रिय पे पहले, कोई बच्चा कहाँ पे क्या है? सक्रिय है। सबसे ज़्यादा इसमें कहाँ पर सक्रिय दिखा है दोस्तों? साफ साफ लिख दिया है कि शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, यानी खुद से पर्यावरण में क्या कर रहा है? वो अपने आप को ढाल रहा है, खोज रहा है, क्या है देख रहा है, समझ रहा है। और जीन पियाजे ने बोला ही है कि बच्चे को क्या नन्हा वैज्ञानिक बोला है दोस्तों, यानी कि वो खुद से अपना क्या करता है? खोज करता है और सीखता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी का यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है दोस्तों आपके लिए कि जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। पहला क्या बोल रहा है दोस्तों?
की योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी का मतलब क्या होता है दोस्तों? समावेशन होता है, समायोजन होता है, ठीक है। और दूसरा बोल रहा है कि नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों? दिया है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, समावेशन और अनुकूलन के रूप में, ठीक है, सामीकरण और संशोधन के रूप में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समावेशन और समायोजन के रूप में। दोस्तों इससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि जितने भी जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ठीक है, या फिर वाइगोत्स्की, ये जो 2-3 जो हैं मनोवैज्ञानिक रहे हैं, इनके बारे में आपको पूरा ब्रीफली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है। अगर इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो शायद आपका बस इन 3 लोगों से 10 नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों। और बाकी अगर इनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं तो बाकी आपका 10 ऐसे और बाकी भी 20 क्वेश्चन आपका अलग से तैयार हो जाएगा, जो इनके कॉन्सेप्ट के आधार पे जो क्वेश्चन बनेंगे वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रैक्टिस में आप कर लीजिए, बाकी आपके लिए अलग से भी मतलब आपको क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही प्रैक्टिस सेट जब तक एग्जाम मतलब ख़त्म नहीं हो जाते हैं दोस्तों, तब तक लगातार ऐसे ही प्रैक्टिस सेट चलता रहेगा, जो आपकी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है दोस्तों? कि कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए यानी उसको मोड़ते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य सही है? यानी कि एक लड़की 5 साल की है और एक टी शर्ट को क्या कर रही है? फोल्ड कर रही है और उसी समय अपने आप से बातचीत भी कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके का व्यवहार जो है एक इसके लिए कौन सा कथन सही है? तो बोला है कि जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे। जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन क्रिया के रूप में करेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसे खोजबीन मानेगा। फिर बोला है जीन पियाजे और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेगा और लेओ वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा की बात की गई दोस्तों, प्राइवेट स्पीच की बात की गई है। इस तरीके से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 12। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? दोस्तों यदि व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं तो उससे निपटने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? शिक्षण और आकलन के समान और मानक तरीके हों, ठीक है। बच्चों को उनके अंकों के आधार पर अलग कर दो, नहीं, बच्चों से बातचीत करें और उनकी दृष्टिकोण को महत्व दें, ये सबसे राइट आंसर है दोस्तों। और विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम आपको बनाना नहीं है, अलग नहीं करना है और मानक तरीकों का तो बिल्कुल ही यूज नहीं करना है। इस तरीके से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है दोस्तों? कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? यानी कि कौन सा है दोस्तों कि जो प्रभावशाली विद्यालय के प्रतिभा को बताता है कि इस तरीके का विद्यालय प्रभावी विद्यालय है, तो इस तरीके का उसका होगा। निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन, तुलना तो करना ही नहीं है दोस्तों, शारीरिक दंड देना भी नहीं है, और व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगात्मक कक्षा। ये आपके लिए 2 कन्फ्यूजन करने वाले यहाँ पे ऑप्शन है दोस्तों, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम और प्रतियोगितात्मक परीक्षा। तो प्रतियोगिता भी आपको नहीं करना है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों? बोल रहा है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है। तो ये किसके लिए सही है दोस्तों? खोज को प्रोत्साहन देता है, नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, आवृत्ति को बढ़ा देता है। दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपको, यानी कि खोज को क्या करता है? प्रोत्साहन देता है दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए दोस्तों, हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हावर्ड गार्डनर दोस्तों 8 बहुबुद्धि सिद्धांत का, ठीक है, 8 बहुबुद्धि के बारे में बताया है। इसको आप लोग निश्चित रूप से पढ़ लें, इससे भी क्वेश्चन 100% आने हैं कम से कम। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका 2 से 3 नंबर कहीं नहीं गया है दोस्तों, ठीक है, सीटेट की एग्जाम में।
हमेशा ही बार बार पूछा जाता है। तो हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि परीक्षा से ही निर्धारित करना चाहिए। यह शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करे। या क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती। इसका जो सबसे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है देखिए दोस्तों, बहुबुद्धि सिद्धांत का जो उन्होंने 8 जो है कि अलग अलग बुद्धि के बारे में बताया है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे साथ ही दिया गया है दोस्तों, पर 8 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि बहुबुद्धि सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन हार्वर्ड गार्डनर ने आपकी पुस्तक फ्रेम्स ऑफ माइंड 1983 में किया था। हार्वर्ड के अनुसार सभी में 7 बौद्धिक क्षमताएं होती हैं जो कि निम्न है। नहीं दोस्तों, तो 8 है, इसको 8 कर लीजिएगा। ठीक है, 8 बहुबुद्धि के सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और उनकी पुस्तक का भी नाम रखेंगे फ्रेम्स ऑफ माइंड। ठीक है, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना, कहाँ शामिल करना है दोस्तों? एक काल्पनिक लक्ष्य है। जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विद्यालय पर भार बढ़ेगा। शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? इसमें जो है कि राइट आंसर क्या है, ये क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा, यानी कि शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है दोस्तों नीचे, समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा की ओर इंगित करती है, जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव अंतर के समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान करके एक स्तर तक लाया जा सके। इस वजह से आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, सुनने में असमर्थ बच्चा। ये दोस्तों बता दें आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ये 2016 सितंबर का पेपर है। ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, बिल्कुल ये मतलब रियल पेपर है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये 2016 का पेपर है दोस्तों, सितंबर महीने का। ठीक है, सीटेट का। तो इस तरीके से, और जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराया दोस्तों, सभी प्रीवियस ईयर पेपर के ही प्रैक्टिस सेट कराया है। ऐसा नहीं कि खुद से बना करके क्वेश्चन ऐसा किया गया है। जो भी हैं, जितने भी हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं दोस्तों। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है इस प्रैक्टिस सेट को करने से, कि यानी कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है आने वाले एग्जाम्स के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि सुनने में असमर्थ बच्चा। सुनने में जो असमर्थ बच्चा है दोस्तों, क्या करता है? श्रवण असमर्थता वाले बच्चों के विद्यालय में ही भेजा जाना चाहिए, नियमित विद्यालय में नहीं। तो ये गलत बात है दोस्तों। हमेशा समावेशी शिक्षा को ध्यान देना है कि सबको साथ, सबको लेकर चलना, एक साथ, सबका विकास। ठीक है, केवल अकादमिक शिक्षा से लाभ नहीं उठा पाएगा, उसे उसके स्थान पर व्यावसायिक शिक्षा भी दी जानी चाहिए। नियमित विद्यालय में बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उपयुक्त सुविधा और साधन उपलब्ध कराए जाए। नियमित विद्यालय में अपने सहपाठियों के समान कभी प्रदर्शन नहीं करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नियमित विद्यालय में वह बहुत अच्छा कर सकता है यदि उसे उसके अनुरूप क्या हो जाए, सुविधाएं मिल जाए, जो उसके लिए आवश्यकता है उसको अगर पूर्ति की जाए तो वो अच्छा कर सकता है। ये उसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का देखिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों। और दोस्तों यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। और वीडियो पसंद आए दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है। कैसे बढ़ा सकती है दोस्तों? यदि अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दे, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर, या विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। तो एनसीईआरटी में बताया गया दोस्तों कि किसी भी चीज़ को पढ़ाते समय उसको क्या करना है कि जीवन के साथ जोड़ करके पढ़ाना है, उसके निजी जीवन से जोड़ के पढ़ाना है, यानी कि उसके साथ जो उसके साथ हो रहा है वैसे उस जीवन से होकर पढ़ाना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है दोस्तों? एक बच्चा खिड़की के सामने से एक कौवे को उड़ाता हुआ देखता है और कहता है, ये एक पक्षी।
इससे बच्चे के विचार के बारे में क्या पता चलता है? बच्चे की स्मृतियाँ पहले से ही भंडारित हो चुकी हैं। बच्चे में पक्षी का प्रत्यय विकसित हो चुका है। बच्चे ने अपने अनुभव बताने के लिए भाषा के कुछ उपकरणों का विकास कर लिया है। इसका क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर ए होगा, बी होगा, सी। तो पहला ऑप्शन है ए और बी और सी, ए बी और सी, या ए और सी। या बच्चे की स्मृतियाँ पहले ही भंडारित होती है, तो ये ऐसा तो है नहीं दोस्तों, ठीक है। बी और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ए बी सी। सॉरी दोस्तों, एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बच्चे की स्मृतियाँ पहले ही भंडारित होती है। हाँ, एक चीज़ है दोस्तों इसमें ध्यान देने वाली, जैसे जीन पियाजे ने कहा है कि बच्चा जो है क्या करता है, बच्चा नहीं, उन्होंने कहा है, ठीक है, जॉन डेवी ने कहा है, ठीक है, कि बच्चा जो है भाषा अर्जन वाले में, ठीक है, उस वहाँ पे बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन है किसका दोस्तों? कि विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगम अनुभवों को बढ़ाती है। यह कथन किसका है? यह कथन है, या फिर ये मतलब किस प्रकार का है? गलत है, सही है? ठीक है, गलत है क्योंकि यह बच्चों के लिए दुविधा उत्पन्न कर सकता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, सही है क्योंकि बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं। सही क्योंकि इससे कक्षा अधिक श्रेणीबद्ध दिखाई देती है। या गलत क्योंकि यह अनावश्यक स्पर्धा की ओर ले जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इस पे ट्रिक गलती से लग गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सही है क्योंकि अपने बच्चे जो है कि अपने साथियों के साथ अधिक सीखते हैं, ठीक है। गलती से जो है कि इस पे ट्रिक हो गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी पे, ठीक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। कोई शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके? ठीक है, चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो। तुम उसके जैसे क्यों नहीं कर सकते हो? देखो, उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। काम जल्दी पूरा करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, या इसे करने की कोशिश करो, तुम सीख जाओगे। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है? उसमें चिंता और डर पैदा करके, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद करके, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है कि किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। रट कर याद करने के लिए, दंडात्मक उपायों का प्रयोग, या ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा में अंत में वे अच्छे अंक पा सके। तो इसमें क्या है? सीखने के लिए, जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सीखना पसंद करें। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 14 क्या है दोस्तों कि आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। आकलन कब उद्देश्यपूर्ण होता है दोस्तों? इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रति पुष्टि प्राप्त हो, यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। तो क्या होगा दोस्तों? इसमें दिया इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि प्राप्त हो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है दोस्तों? प्राथमिक विद्यालय के बच्चे उस वातावरण में सबसे प्रभावी ढंग से सीखेंगे जहां उनकी संवेगात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और वे अनुभव करते हैं कि वे महत्वपूर्ण है, जहां शिक्षक एकाधिकारवादी है और स्पष्ट आदेश देता है कि क्या किया जाना चाहिए, जहां मूल रूप से पढ़ने लिखने और गणित की संज्ञानात्मक कुशलताओं पर ही ध्यान का केंद्र होता है और बल दिया जाता है, जहाँ शिक्षक सारे अधिगमों में आगे होता है और शिक्षार्थियों से निष्क्रिय रहने की अपेक्षा करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है दोस्तों कि राष्ट्रीय
पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है दोस्तों? सत्तावादी, अधिनायवादी, अनुमति परक और सुविधादाता। तो सुविधादाता होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण के गौड़वाहक हो सकते हैं? तो सामाजिकरण के गौड़वाहक कौन कौन से दोस्तों? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार। तो क्या हो सकता है दोस्तों? गौड़वाहक। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय और पास पड़ोस, जो है कि सबसे सामाजिकरण में जो है कि गौड़वाहक है दोस्तों। ठीक है, बच्चे के, यानी कि या तो वो परिवार से प्राथमिक होता है, विद्यालय और पास पड़ोस है दोस्तों। ठीक है, सामाजिकरण की गौड़वाहक सबसे प्राथमिक जो होता है दोस्तों आपका परिवार होता है, उसके बाद विद्यालय पास पड़ोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है दोस्तों? कि लिंग है। लिंग क्या है दोस्तों? जैविक सत्ता है, शारीरिक संरचना है, सहज गुण है या सामाजिक संरचना है दोस्तों? तो ये हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, और बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंग क्या है, और इसमें बाकी सभी लोग इसका 90% लोग गलत आंसर दे के आते हैं। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सामाजिक संरचना है। इसको आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे, और क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं, एकमात्र निर्धारक होती हैं, के साथ संबंधित नहीं मान जाती हैं या पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती हैं। तो अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षिका की अपेक्षाएं विद्यार्थियों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट दोस्तों आज के इस सेशन का। ठीक है, ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए पहले, उसके बाद बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला है दोस्तों, बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्त करता है, बच्चे समस्या समाधान करता है, बच्चे वैज्ञानिक शोध करता है, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है। दोस्तों निष्क्रिय बोल दिया है पहले वाले ऑप्शन में, और ये जो है कि ए में नहीं होगा, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाए समाधान करता है, बिल्कुल है, शोध करता है, बिल्कुल है, और सक्रिय अन्वेषक है, बिल्कुल है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि BCD आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ।